पास एस्पेक्ट है कि पहले हम नेगेटिव इंपैक्ट देखेंगे, यानी नेगेटिविटी क्या है माइटोसिस की, एंड देन टुवर्ड्स द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द माइटोसिस। नेगेटिव इफेक्ट में एक कंडीशन है, हम कहते हैं ट्यूमर। एंड व्हाट इज ट्यूमर? ट्यूमर इज अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स, यानी ऐसे सेल्स बॉडी में बन जाएंगे जो अनवांटेड है। एक सेल है, इसमें सेल साइकिल की जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जब वो डिस्टर्ब होंगी तो उसमें डिवीजन कंट्रोल में नहीं रहेगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा, एक हमारे पास क्लोन आएगा सेल्स का जो अनवांटेड है, बॉडी उसको रिक्वायर्ड नहीं करती लेकिन बन गया है। इसे हम कहते हैं ये क्या है, ये ट्यूमर है और ये माइटोसिस के रिजल्ट में बनेगा। रीजन क्या है, इसकी कॉजेज क्या है? म्यूटेशन इसकी रीजन है कि वो प्रोटीन्स जो रेगुलेट कर रही हैं सेल साइकिल को, उनमें म्यूटेशन होगी और वो रिलेट करती है जीन के साथ। दैट्स मीन जीन में म्यूटेशन होगी और उससे प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाएगी और सेल साइकिल कंट्रोल में नहीं रहेगी, उससे ट्यूमर होगा। सो म्यूटेजेंस आर द फैक्टर्स जो म्यूटेशन कॉज करवाते हैं। और यहां से लिंक करें इस टॉपिक को विद चैप्टर नंबर 20, वहां म्यूटेशन का डिटेल टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है कि म्यूटेशन को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जो क्रोमोसोम लेवल पर होगी, और सेकंड पॉइंट म्यूटेशन है जो बेस लेवल पर होती है। और वहां पे डिफरेंट फर्दर टाइप भी मेंशन है, पॉइंट म्यूटेशन की एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। और रीजन म्यूटेजेंस, जिसमें रेडिएशंस हैं और हैवी मेटल्स हैं। और कितनी म्यूटेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 20 म्यूटेशन जो है दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द कैंसर और ट्यूमर। अब नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन क्या होगा, यानी जब म्यूटेशन अकर होगी तो उससे क्या चेंज आएगा कि एक नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। म्यूटेशन के 2 इफेक्ट जो हमने देखे, वन इज सेल ब्रेक कॉन्टैक्ट एंड सेकंड इज प्रोलिफरेट अनलिमिटेडली। ये 2 इफेक्ट कैंसरस ट्यूमर से रिलेट करते हैं, जो कि एक टाइप है ट्यूमर की जिसको मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहा जाता है, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट जो पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल। फर्स्ट वन इज कि ये लेस डिफरेंशिएट होगा, और सेकंड इज हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगी, और थर्ड पॉइंट एक और है कि इसका जो टेम्परेचर है, जो हीट है, इस पॉइंट की ज्यादा होगी, बिकॉज मैनी टाइम माइटोसिस हो रही है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, इसलिए इसकी हीट as compared to the other body part वो ज्यादा होगी। So to discuss the types of tumor, let's move towards the next part of the board. Types. 2 different types हैं, one is the benign tumor and second is the malignant tumor. Benign tumor की प्रॉपर्टीज क्या है कि ये स्मॉल होगा इन साइज और प्लस ये लोकलाइज्ड होगा। दैट्स मीन जिस भी एरिया में डेवलप हुआ है, सपोज दैट अगर ये लिवर में है तो अगर ये यहां पर है तो बहुत स्मॉल इन साइज होगा और ये लोकलाइज्ड यहीं पे रहेगा, यहां से फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करेगा। सेकंड, मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो डीलोकलाइज होता है, और अभी हमने बात पढ़ी भी इससे पहले कि ये ज्यादा जो है वो डेंजरस होता है और इसके साथ साथ ये प्रोलिफरेट करता है। किस तरह से? 2 डिफरेंट वे है, इन्वेसिव एंड मेटास्टेटिक। इन्वेसिव लोकली है, दैट्स मीन उसी ऑर्गन में, सपोज दैट अगर ये लिवर में यहां डेवलप हुआ है तो ये लिवर में ही सेकेंडरी एरिया बनाएगा ग्रोथ का और इस तरह से लिवर में प्रोलिफरेट करेगा। बट विद इन द मेटास्टेसिस ये यहां से सेल रिमूव होगा और ब्लड वेसल में आ जाएगा। जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें आने के बाद ब्लड इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाएंगे और किसी और बॉडी पार्ट में जाकर ये सेटल्ड होगा और वहां पे डिवाइड करना शुरू करेगा और वहां पे भी ट्यूमर को जनरेट कर देगा। हम इसे कहते हैं ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब चूंकि पहले हमने कहा कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर लेस डिफरेंशिएट है और प्रोलिफरेट करेगा और हाई टेम्परेचर रखेगा, तो बिनाइन ट्यूमर की एग्जांपल आपकी बुक में 2 गिवन है जिसमें ये पॉइंट है कि ये नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करता है, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो नॉर्मल सेल की तरह बिहेव नहीं करता, इसलिए डेंजरस होता है एज कंपेयर टू बेनाइन ट्यूमर। एक चैप्टर 17 में एग्जांपल है विद इन पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के बीटा सेल के ट्यूमर की बात की गई है और वहां पे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जब ट्यूमर हो जाएगा तो सेल वर्क नहीं करेंगे,
जबकि ऐसा नहीं है, वो बिनाइन ट्यूमर है, वो सेल वर्क करेंगे और सिक्रेशन इंक्रीज करेगी। और सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है विद इन द एड्रीनल ग्लैंड, वहां पे ये पॉइंट मेंशन है कि अगर ट्यूमर हो जाए विद इन द इनर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड तो वहां पे क्या होता है, एंड्रोजन की प्रोडक्शन हाई हो जाती है, और अगर ये ट्यूमर फीमेल में हो तो दैट लीड्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल विद इन फीमेल बॉडी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हाई प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन, क्योंकि वहां पर बेनाइन ट्यूमर है। ये दो एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है। आफ्टर द नेगेटिव इफेक्ट, नेक्स्ट इज द पॉजिटिव सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। दैट्स मीन कि इसका सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट नहीं, हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। क्या बेनिफिट है? फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक कंटिन्यूटी। दैट्स मीन कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सपोज दैट हम कहते हैं 26 क्रोमोसोम है, और इन 26 क्रोमोसोम में जो जीन्स हैं उनका पैटर्न जो है, उनका जो सीक्वेंस है, वो इसकी जनरेशन में सिमिलर होगा, उसमें कोई वेरिएशन क्रिएट नहीं होगी, यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? पास होंगे। सेकंड है रीजनरेशन। दैट्स मीन अगर एनिमल्स और प्लांट्स या बाकी डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनका कोई बॉडी पार्ट डैमेज होता है या टूट जाता है इवन इन सम केस, तो वो एनिमल्स या वो प्लांट दोबारा से उसको डेवलप करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट भी आपने चैप्टर नंबर 19 में पढ़ा, कंप्लीट एक टॉपिक है रीजनरेशन का, और उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स है एनिमल्स में कि एनिमल्स में कितनी और किस हद तक एबिलिटी है रीजनरेशन की। उसमें एग्जांपल थी स्टार फिश की, लॉबस्टर की, ह्यूमन बीइंग की, और डिफरेंट एनिमल्स की। सो आपने वो रिलेट करना है इसको। नेक्स्ट वन इज द टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, और ये पॉइंट भी सेकेंड ईयर के चैप्टर में गिवन है बायोटेक्नोलॉजी में, कि हम प्लांट के टिश्यूज को या एनिमल के टिश्यूज को आइसोलेट करते हैं और कल्चर करवाने के बाद उससे आइडेंटिकल प्लांट्स बनाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। सो हमने ये एस्पेक्ट किसका यूज किया? माइटोसिस का यूज किया, और आज हमें इसका बहुत बेनिफिट होता है। देन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो हमने बात की स्टार्ट में कि सेम जीन ट्रांसफर हो रही है, ये स्पेशली उन ऑर्गेनिजम्स में है जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें ये फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट और एनिमल की डेवलपमेंट में फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, बट प्लांट्स और एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि एक सिंगल जाइगोट जो कि वन सेल पे कंसिस्ट करता है, ये एक ऐसा प्लांट या एनिमल जनरेट करता है जिसमें मिलियंस ऑफ सेल हैं? तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माइटोसिस है। सो दीज आर द डिफरेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। और माइटोसिस के लिए हमें पता है, हमने ये बात पहले कही है कि माइटोसिस डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों तरह के सेल में होगी, और तमाम इवन पार्ट्स में होगी, और इवन तमाम ऑर्गेनिजम्स में होगी। ये माइटोसिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है कि एक पेरेंटल सेल है जो कि डिप्लॉयड है, और इसी से ही आप पॉइंट पिक कर लें और याद रखें कि मियोसिस के लिए कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि सेल डिप्लॉयड होगा तो मियोसिस होगी, अदरवाइज मियोसिस नहीं होगी। सो एक पेरेंटल सेल पहले मियोसिस 1 से प्रोसीड करेगा और 2 सेल बनाएगा, और उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है एज कंपेयर टू पेरेंटल सेल वो हाफ हो जाएगी। देन मियोसिस 2 होगी और उससे फर्दर 4 सेल बन जाएंगे। यानी हम ये कहते हैं कि पेरेंटल सेल डिवाइड करेगा और 4 डॉटर सेल बनाएगा। इस टाइप ऑफ डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आई थिंक सो एप्पल वाले इससे बहुत इंप्रेस हुए, इसीलिए उन्होंने अपने कैमरा को कन्वर्ट किया एक पेरेंटल कैमरा से 4 में। बहरहाल ये एक डिफरेंट पॉइंट था। मियोसिस के और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए देखें, अकरेंस कहां पे होती है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होगी, लेकिन डिफरेंस ये है कि प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन में और एनिमल्स में गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होगी। दैट्स मीन अगर प्लांट्स में गैमीट्स बनेंगे तो वो माइटोसिस से बनेंगे, मियोसिस से नहीं बनेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहां भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपने अपनी बुक में एक और चैप्टर से रिलेट करना है, और वो भी मैंने आपसे कहा कि एनिमल्स में
गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन यहां पे आ जाए कि वो कौन से एनिमल्स हैं जिन एनिमल्स में गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस नहीं होती, तो अब याद करें वो कौन सा पॉइंट है। आई थिंक सो आपको याद आ गया होगा कि 18 चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, यानी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और हैप्लॉइड से ही बना है, यानी फीमेल में हैप्लॉइड एग है, वही डेवलप करेगा और हैप्लॉइड मेल ड्रोन्स बनेंगे। ये एग्जांपल आप याद रखें कि वो कौन से एनिमल्स हैं जिनमें थ्रू माइटोसिस गैमीट्स बनते हैं। एक्सेप्शंस हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट वन इज सब स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की 2 फर्दर सब स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, एंड मियोसिस 2 जो जस्ट लाइक माइटोसिस है इवेंट्स के एतबार से। जिस तरह से पैटर्न इवेंट्स का होता है माइटोसिस में, सेम वैसे ही मियोसिस 2 में होता है। अब मियोसिस 1 हम कहते हैं एक्चुअल रिडक्शन फेज है और इसकी फर्दर 2 फेजेस होंगी। वन इज द इंटरफेज एंड सेकेंड इज द एम फेज। अब जो इंटरफेज है मियोसिस की या मियोसिस 1 आप कहें उनकी, तो उसमें एक पॉइंट याद रखें, क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेस के 3 फर्दर इवेंट्स हैं, G1, S एंड G2। लेकिन यहां पे आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि मियोसिस की इंटरफेस में G2 एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि S फेज के बाद क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो जाता है एंड कंडेंसेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोफेज, इसलिए हम कहते हैं कि G2 फेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात समझते हैं, ये कंसेप्ट बना लेते हैं कि अगर G2 फेज नहीं है तो उसके इवेंट्स भी नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें कि G2 फेज इतनी इंपॉर्टेंट है या उसके इवेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि विदाउट द इवेंट्स ऑफ G2 फेज फर्दर डिवीजन प्रोसीड नहीं हो सकती। और रिकॉल करें कि क्या इवेंट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल था माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगी एंड सेकेंड इज एनर्जी एक्यूमुलेट होगी फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। सो इवेंट्स होते हैं, लेकिन इवेंट्स कहां पे होते हैं, प्रोफेज 1 में होते हैं, बिकॉज एस फेज के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, प्रोफेज 1 स्टार्ट हो जाएगी। चूंकि मर्ज हो गई इसलिए हम उसको करते हैं निग्लेक्ट, हम कहते हैं प्रोफेज स्टार्ट हो गई है तो G2 जो है उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। सो प्रोफेज 1 फर्स्ट फीचर लॉन्गेस्ट फेज है अमंग द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 भी, एंड विद द कंपैरिजन ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोसिस भी, क्योंकि इसकी फर्दर 5 डिफरेंट जो है वो क्या है, फेजेस हैं। कौन कौन सी फेज है, फर्स्ट वन इज द लेप्टोटीन, सेकेंड इज जाइगोटीन एंड देन पैकेटीन, फोर्थ वन डिप्लोटीन एंड फिफ्थ वन इज द डायकिनेसिस। अब इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 में जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जो आपके एमडीके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेप्टोटीन में फर्स्ट इवेंट है क्रोमोसोम कंडेंस होंगे और क्या हो जाएंगे, विजिबल, शॉर्ट एंड थिक। यानी यही अगर पॉइंट मैं स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दूं तो आंसर क्या होगा, लेप्टोटीन। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, सेल इंक्रीज इन साइज। सो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इन तमाम इवेंट्स में से सेल इंक्रीज इन साइज कब करता है, तो वो लेप्टोटीन में है। नेक्स्ट इसका इवेंट है हेमलगस क्रोमोसोम स्टार्ट गेटिंग क्लोज टू ईच अदर, देन इसका टाइम ड्यूरेशन है फ्यू आवर्स में होगा। सो टाइम ड्यूरेशन भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी फेज है जो फ्यू आवर्स तक रहेगी। देन जाइगोटीन है, इसमें क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट्स एंड दैट्स मीन कि सिनेप्सिस क्या होगा, प्रोसेस या फिनोमेना स्टार्ट होगा। एंड टाइम ड्यूरेशन क्या है, लास्ट फॉर डेज, ये इसका टाइम है, लास्ट 4 डेज ये इसका टाइम है। देन नेक्स्ट वन इज पैकेटीन, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है किस इसकी, प्रोफेज 1 की। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेप्सिस कंप्लीटेड यानी पूरी हो जाती है, उसमें क्या होगा, और मोर एंड मोर थिक क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम पहले थिक होना शुरू हुए थे लेकिन इसमें मजीद क्या होंगे, वो थिक होंगे। यानी इसका मतलब है कि लेप्टोटीन में कंडेंसेशन खत्म नहीं होती, फर्दर आगे कंटिन्यू रहती है, लेकिन स्टार्ट बस यहां पर होती है। देन क्या है, क्यासमेटा फॉर्मेशन, दैट्स मीन कि जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में जो अटैचमेंट करते हैं, सिनेप्सिस बनाते हैं, और वी नो दैट
कि सिनेप्सिस बहुत ही स्पेसिफिक होती है, पॉइंट टू पॉइंट, लोकस टू लोकस, सेंट्रोमियर टू सेंट्रोमियर, ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। एंड देन क्रॉसिंग ओवर, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक क्रोमोसोम है एंड दिस वन इज इट्स होमोलॉग, तो इसमें क्या होगा, दिस वन एंड दिस वन ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने पार्ट्स का एक्सचेंज करेंगे, दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर। और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, फॉर डेज, वीक्स और इवन ईयर्स। अब पैकेटीन को भी हम एक और पॉइंट से या चैप्टर से रिलेट करते हैं और वो चैप्टर नंबर 18 है। चैप्टर 18 में आप लोगों ने पढ़ा अबाउट द oogenesis और आपने ये बात पढ़ी कि जो फीमेल है उसमें oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होगा बिफोर बर्थ और प्राइमरी oocyte बन जाएंगे। अब आप याद रखें, अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि प्राइमरी oocyte मियोसिस की किस फेज में है, तो वो प्रोफेज 1 में है। और अगर प्रोफेज 1 गिवन ना हो, ये तमाम फेजेस गिवन हो, तो फिर आंसर क्या होगा, फिर आंसर है पैकेटीन। यानी दैट्स मीन फीमेल में आफ्टर बर्थ प्रोफेज 1 किस फेज में है, पैकेटीन में। तभी ये कहा कि ये ईयर्स तक रहेगी, बहुत सालों तक रहेगी, क्योंकि एक फीमेल में बर्थ के बाद से लेकर प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 की फेज में ही रहता है और वो प्रोफेज 1 की पैकेटीन होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन डिप्लोटीन है, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम रिपेल, दैट्स मीन पहले वो क्लोज आए थे फिर वो अवे मूव करेंगे। एंड देन क्या होगा, इसमें एक और इवेंट है कि जो कंडेंसेशन है वो मैक्सिमम हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि कंडेंसेशन मैक्सिमम कब होती है, तो आप बताएंगे कि वो विद इन द डिप्लोटीन है। डायकिनेसिस में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोलाई है वो डिसअपीयर हो जाएगा, दैट्स मीन डायकिनेसिस में भी फर्दर कंडेंसेशन होगी। और इसमें क्या होगा कि जो हेमैलगस क्रोमोसोम है, अब ये वर्ड आप याद रखें, नॉर्मली हम होमोलोगस का वर्ड यूज करते हैं, बट एक्चुअल ये जो टर्म है वो हेमैलगस है। इसलिए अगर मैं हेमैलगस बोल रहा हूं तो आपने ये नहीं कहना कि सर कोई नई जुबान बोल रहे हैं या चाइनीज बोल रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा, इसमें पॉइंट जो आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है और इसको रिप्रेजेंट भी आप कर सकते हैं, एक बहुत कॉमन आजकल जो है इवेंट है कि जब कोई पिक्चर बनानी है तो लोग इस तरह की एक फिगर बनाते हैं, बट अगर इसको रिलेट करें इन इवेंट के साथ, तो भी हमने कहा कि स्टार्ट में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो क्लोज आएंगे, पहले क्लोज आएंगे, फिर आपस में अटैच हो जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट, लोकस टू लोकस, फिर कियास्मेटा फॉर्मेशन, फिर ओवरलैपिंग और फिर स्टार्ट मूविंग अवे। और जो लास्ट फेज है डायकिनेसिस, उसमें मैक्सिमम अवे मूव कर जाएंगे, बट कुछ पॉइंट्स पर या टिप पे, एंड पे क्या होंगे, वो भी अटैच होंगे, बिल्कुल ही सेपरेट नहीं हो जाएंगे। और ये बात भी याद रखें कि इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और वो डायग्राम बेस है, क्योंकि लिप्टोटीन की डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ऊपर मेंशन है एग्जैक्ट बुक वाली, वो आपने याद रखनी है, बिकॉज क्वेश्चन में अगर वो डायग्राम आ जाए और क्वेश्चन आपको ये हो कि ये डायग्राम किस इवेंट को इंडिकेट कर रही है। देन जाइगोटीन की भी डायग्राम इंडिकेट है, वो भी आपने याद रखनी है। देन पैकेटीन की डायग्राम, देन डिप्लोटीन एंड लास्ट वन इज द डायकिनेसिस। सो इनकी डिफरेंट जो डायग्राम है वो भी, और इन पॉइंट्स को भी आपने याद रखना है, सो दैट अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकें। सो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस के बाद, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोलॉन्ग फेज थी, हम फर्दर डिटेल हम स्टडी करते हैं रिमेनिंग फेजेस ऑफ द मियोसिस की। उसके लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस 1 के बाद नेक्स्ट वन इज द मेटाफेज 1। So what are the events of metaphase 1? First of all, nuclear membrane disappear, beta is spindle originate and delta is bivalent यहां बनेंगे। अब इन इवेंट से अगर आप कंपैरिजन करें और पॉइंट्स को याद रखें मेटाफेज ऑफ माइटोसिस से, कि मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में दो इवेंट्स हुए थे, स्पिंडल फाइबर बाइंड हुए थे विद द क्रोमोसोम और सेल के सेंटर में क्रोमोसोम ओरिजिनेट हुए थे। लेकिन यहां पे क्या इवेंट्स हैं, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है, दैट्स मीन जो माइटोसिस का प्रोफेज का इवेंट है वो मियोसिस में मेटाफेज में हो रहा है। ये दोनों इवेंट यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर एंड स्पिंडल ओरिजिनेट, क्योंकि जो माइटोसिस है उसकी प्रोफेज में ये इवेंट होते हैं,
लेकिन एक इसका अपना इवेंट है और वो क्या है कि क्रोमोसोम सेंटर में क्या हो जाएंगे, लाइन अप हो जाएंगे। सो ये मेटाफेज है। कंपैरिजन में एक और पॉइंट क्लियर होगा कि मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में एक सिंगल क्रोमोसोम सेंटर पे लाइन अप हुआ था और हमने ये बात कही थी इसके साथ एक एंड से एक किनेटोकोर फाइबर आएगा और दूसरे एंड से सेकंड, यानी मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में एक क्रोमोसोम के साथ दो किनेटोकोर फाइबर अटैच होंगे। बट विद इन मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस, इसमें चूंकि हेमैलगस क्रोमोसोम है तो इसमें एक क्रोमोसोम के साथ एक एंड से ही और एक ही फाइबर अटैच होगा, दो फाइबर अटैच नहीं होंगे। अगर कंपैरिजन करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम का तो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में कितने क्रोमोसोम थे, 46, एंड हाउ मेनी क्रोमेटिड, 92। सो इस रेफरेंस से सिमिलरिटी है कि यहां भी 46 क्रोमोसोम्स ही हैं और 92 क्रोमेटिड ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंस कि यहां पे सिंगल क्रोमोसोम और यहां पे पेयर है और इस पेयर को हम बाइवेलेंट कहते हैं। बाइवेलेंट में क्या होगा, 4 क्रोमेटिड एग्जिस्ट करेंगे, इसमें क्या है, 2 क्रोमेटिड है। तो ये कंपैरिजन याद रखना है बिटवीन मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस। मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज, जिसके दो इवेंट्स हैं, किनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पोलर फाइबर इलोंगेट। सो ये दो इवेंट्स वही हैं जो एनाफेज ऑफ माइटोसिस में होते हैं। दैट्स मीन इस रेफरेंस से डिफरेंस नहीं है, यानी क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होती है उस बेस पे डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एनाफेज 1 में जो फोर्स अप्लाई होगी तो उससे जो एक पेयर के मेंबर्स हैं वो सेपरेट होंगे, नहीं ये मेंबर इस तरफ मूव करेगा और ये दूसरे एंड पे मूव करेगा, जबकि एनाफेज ऑफ माइटोसिस में ऐसा नहीं हुआ था। उसमें एक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर रीजन है, जो एक सेंट्रोमियर बना हुआ था, वो सेपरेट हुए थे, यानी क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे, जबकि यहां पर क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। सो इस रेफरेंस से यहां पर रिडक्शन हो रही है, जबकि यहां पर रिडक्शन यानी एनाफेज में रिडक्शन नहीं हुई थी, लेकिन एनाफेज 1 में क्या होगा, रिडक्शन होगी एक एंड के रेफरेंस से। सेल में तो उतना ही है, लेकिन जो एक एंड है उस पर 23 और दूसरे एंड पे क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होंगे, जबकि एनाफेज ऑफ माइटोसिस में दोनों एंड पर 46 एंड 46 क्रोमोसोम ही थे, उनमें रिडक्शन नहीं हुई थी। तो ये डायग्राम इंडिकेट कर रही है कि ये पोलोमाइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये क्रोमोसोम अपने एंड पर पहुंच चुके हैं, और जैसे ही एंड पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, इट्स द एंड ऑफ द एनाफेज 1 या लेट एनाफेज जिसे हम कहते हैं। एंड लेट एनाफेज इज द स्टार्ट ऑफ द टीलोफेज। क्या इवेंट्स हैं, हमने पहले भी बात की है कि टीलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट टू प्रोफेज, लेकिन यहां पर टीलोफेज किसी हद तक ऑपोजिट होगी मेटाफेज के, क्योंकि विद इन मियोसिस 1 जो न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपीयर हुआ था वो मेटाफेज में हुआ था, वो मेटाफेज में हुआ था, जबकि माइटोसिस में न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपीयर प्रोफेज में हुआ था। सो फर्स्ट इवेंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज, सेकंड इज न्यूक्लियस रीअपेयर, दैट्स मीन वही रिलेट करता है कि जब मेम्ब्रेन बनेगी तो न्यूक्लियस अपेयर हो जाएगा, एंड थर्ड वन इज द क्रोमोसोम डीकंडेंस, यानी जो क्रोमोसोम थे वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक सेल में क्या होगा, 2 न्यूक्लियस होंगे। इट्स अ कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1। इसके बाद साइटोकाइनेसिस, सेम ऐसे ही कि क्लीवेज फरो, और फिर ये मिड तक फ्यूज करेगी और एक सेल 2 में डिवाइड कर देगा। इसके बाद इसमें स्टार्ट होगी मियोसिस 2, लेकिन इन सेल से मियोसिस 2 तक एक शॉर्ट इंटरफेज है, और इस शॉर्ट इंटरफेज में एक पॉइंट आपने याद रखना है कि इस शॉर्ट इंटरफेस में G1 फेज, S एंड G2। G1 फेज होगी, G2 भी होगी, लेकिन S फेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इंटरफेज ऑफ मियोसिस 1 में G2 फेज लैग कर रही थी और यहां पर क्या होगा, S फेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। बाकी इवेंट्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें कि इस एक सेल में हर एक क्रोमोसोम के साथ उसकी कॉपी अटैच है,
यानी अगर इस एक सेल में 23 क्रोमोसोम है तो हर एक के साथ उसकी कॉपी अटैच है। बिकॉज स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर इसमें 23 है तो आगे कैसे 23 मेंटेन रहेंगे। तो उसकी रीजन ये है कि इसमें 23 क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि हर क्रोमोसोम के साथ कॉपी भी मौजूद है, इसलिए आगे 23 इक्वली क्या हो गए, ट्रांसफर हो जाएंगे। सो इस रेफरेंस से जो मियोसिस 2 है वो जस्ट लाइक अ माइटोसिस है। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंपैरिजन में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए है कि मियोसिस 1 में कहीं पे सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन मियोसिस 2 में क्या होगा, सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा। बिकॉज यहां पे क्रोमाटिड सेपरेट होंगे, जबकि यहां पर क्या था, जो हेमैलगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हुए थे। अब इसी एस्पेक्ट से एक और पॉइंट है कि मेल, ह्यूमन मेल और फीमेल में जो पेयरिंग है उसका डिफरेंस है, और ये डिफरेंस लिंक करता है चैप्टर नंबर 22 के साथ। चैप्टर 22 में आप लोगों ने पढ़ा ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम है उनको आप कैटेगराइज करते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम में एंड सेक्स क्रोमोसोम में, और ये सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में XNX और मेल बॉडी में XY होगा। सो अगर पेयरिंग होगी हेमैलगस क्रोमोसोम की तो फीमेल बॉडी में तमाम के तमाम जो पेयर बनेंगे वो हेमैलगस ही होंगे, 22 ऑटोसोमल और एक X क्रोमोसोम का। जबकि मेल बॉडी में जब पेयरिंग होगी तो इसमें 22 जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोमल की पेयरिंग बनेगी, और 23rd की जो पेयरिंग बनेगी वो जो पेयर है 23rd वाला वो हेमैलगस 100% नहीं है, उसे हम एनालगस कहते हैं, यानी वो मॉर्फोजेनेटिकली सिमिलर नहीं है। सो इस एस्पेक्ट से आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्रॉसिंग ओवर होगी। प्रोफेज 1 में जो क्रॉसिंग ओवर है दैट रिजल्ट इन अ रिकॉम्बिनेशन, रीशफलिंग ऑफ जीन होगी, उससे न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा, और वो न्यू कॉम्बिनेशन प्लांट्स और एनिमल्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स को वेरिएशन प्रोवाइड करेगा, जिससे इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प मिलेगी। सो क्रॉसिंग ओवर हम कहते भी हैं कि रॉ मटेरियल है फॉर एवोल्यूशन। देन रैंडम असॉर्टमेंट है, यानी 2 फैक्टर आप कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, एक क्रॉसिंग ओवर है और एंड सेकंड आफ्टर क्रॉसिंग ओवर रैंडम असॉर्टमेंट है। दोनों से क्या होगा, वेरिएशंस क्रिएट होंगी। एंड देन नेक्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस एंड स्पोरोजेनेसिस। ये बात हमने पहले की है कि एनिमल्स में गैमीट फॉर्मेशन में और प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, मियोसिस हो रही होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज मियोसिस की मदद से हमें हेल्प मिलती है कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर है इन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मेंटेनेंस के रेफरेंस से माइटोसिस भी कंट्रीब्यूट करती है, बिकॉज हमने पहले बात की थी कि 26 ये मेंटेन रहेंगे नंबर, लेकिन एक डिफरेंस है कि माइटोसिस मेंटेन करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को विदाउट एनी चेंज, जबकि मियोसिस मेंटेन करेगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम को विद चेंज। सो दिस इज द एंड ऑफ द मियोसिस। मियोसिस के बाद एज अ होल माइटोसिस और मियोसिस की डिफरेंट फेजेस में कंपैरिजन, सो दैट जो क्वेश्चन आपको डिफरेंट आए आप उनको सॉल्व कर सकें, उसके लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अक्रस माइटोसिस दोनों सेल में होगी, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, बट मियोसिस के लिए कंडीशन है कि सेल हमेशा क्या होगा, सेल डिप्लॉइड होगा तो मियोसिस होगी, अदरवाइज मियोसिस नहीं होगी। डिवीजन, माइटोसिस में सेल एक दफा ही डिवाइड करता है और वो डिवाइड करके 2 सेल बना देगा, जबकि मियोसिस में डिवीजन 2 टाइम होती है, पहले एक इनिशियल सेल डिवाइड करेगा और 2 सेल बनेंगे, और वो फर्दर डिवाइड करेंगे 2 सेल में, यानी इसमें डिवीजन 2 टाइम होगी मियोसिस में, पहले मियोसिस 1 और उसके बाद मियोसिस 2। और ये बात भी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी है विद इन चैप्टर नंबर 18, जिसमें 2 प्रोसेस आप लोगों ने पढ़े हैं जो आपके एंटीडा सिलेबस में भी हैं, और वो है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। डॉटर सेल, माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में एक, यहां हमने कहा भी कि एक पेरेंटल सेल से आगे फर्दर 4 डॉटर सेल जनरेट होंगे। लेकिन क्या होगा,
कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे। पेरेंट सेल यहां दैट्स मीन किन सेल्स में होती है, तो सोमैटिक सेल में होती है माइटोसिस, जबकि जो मियोसिस है वो होती है रिप्रोडक्टिव सेल में। लेकिन ये बात भी आप लोगों ने चैप्टर 18 में पढ़ी है कि वो सेल जो गैमीट बना रहे होते हैं इनिशियली उनमें भी माइटोसिस ही होती है। जस्ट लाइक जर्मिनल एपिथेलियल सेल डिवाइड एंड गिव राइज टू स्पर्मेटोगोनिया, यहां माइटोसिस है। सेम एज विद इन द ओजेनेसिस कि जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है वो डिवाइड करेगा एंड गिव राइज टू द ओगोनिया, वो भी माइटोसिस से ही है। ओगोनिया अंडरगो माइटोसिस एंड गिव राइज टू प्राइमरी ओसाइट, तो वहां भी इनिशियली माइटोसिस ही है। वेरिएशन, माइटोसिस में कोई वेरिएशन नहीं आती, जबकि मियोसिस में रीशफलिंग ऑफ जीन है, इसलिए यहां पर क्या होगा, डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशन आएंगी जो कि ऑर्गेनिज्म को बेटर एंड बेटर कर सकती हैं, और हो सकता है कि म्यूटेशन बेटर ना भी हो, बिकॉज म्यूटेशन के चांसेस या वेरिएशन की पॉसिबिलिटीज दोनों ही हैं। एंड देन फेजेस में कंपैरिजन है, प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज 1 प्रोलॉन्ग फेज है, जबकि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस शॉर्ट फेज है। प्रोफेज 1 में बाइवेलेंट बनते हैं, और एक जो बाइवेलेंट होता है उसमें 4 क्रोमेटिड होंगे, जबकि माइटोसिस की प्रोफेज में कोई बाइवेलेंट नहीं है, 0 बाइवेलेंट। G2 प्रोफेज 1 की इंटरफेज में लैग करती है, जबकि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में G2 फेज एग्जिस्ट करती है। इस तरह से अगर कंपैरिजन करेंगे सेकेंड इंटरफेज ऑफ मियोसिस की, तो वहां पे G2 की जगह पर क्या लैग करेगी, S फेज लैग करेगी। एंड लास्ट पॉइंट इज कि जो प्रोफेज 1 है इसकी 5 डिफरेंट सब स्टेजेस हैं जो भी हमने डिस्कस भी की हैं, जबकि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इसमें फर्दर आगे कोई भी सब स्टेज एग्जिस्ट नहीं करती। सो जैसे हमने कंपैरिजन किया बिटवीन प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज ऑफ माइटोसिस का, सेम ऐसे ही कंपैरिजन है बिटवीन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज 1, एनाफेज ऑफ माइटोसिस विद एनाफेज 1, एंड देन टीलोफेज एंड टीलोफेज ऑफ मेटाफेज एंड टीलोफेज ऑफ मियोसिस 1, एंड देन मियोसिस 2 का कंपैरिजन विद द माइटोसिस। उसमें सिमिलरिटी है नंबर ऑफ क्रोमोसोम के रेफरेंस से और बाकी इवेंट्स के रेफरेंस से, इसलिए हमने कहा कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक द माइटोसिस। सो विद दिस पॉइंट आज का लेक्चर हमारा